वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैस्तान। मैस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक और नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसी के साथ इसके बाद हमारे पास दो और चैप्टर्स की प्रैक्टिस रहती है और इससे आपका पूरा सिलेबस जो है उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है। तो चलो चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है ये है, in two-dimensional 2D gel electrophoresis, the proteins are first separated based on their isoelectric point PL using the using which of the following techniques? Okay. सो क्वेश्चन आता है कि बेटा, जब हम टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन्स को हम सेपरेट करते हैं जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे, पीआई के बेस पे, तो उसमें हम कौन सी टेक्निक जो है, हम कौन सी टेक्निक जो है वो यूज करते हैं? इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं बेटा? तो हमारे पास जो है चार ऑप्शंस हैं। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है एसडीएस पेज, दूसरी ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, तीसरी है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फोर्थ है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको मैं कई बार कहने की कोशिश करती हूँ कॉमन सेंस, बेसिक सेंस, गट फीलिंग, ऐसे वर्ड्स कई बार मैं बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को देख के ना हमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये चीज हो सकती है। अगर नहीं भी होता, एक जस्ट मैं एक बात बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था, तो इसमें सबसे जो, हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो मैं ये, लेकिन उन्होंने टू डायमेंशनल कह दिया और आइसो इलेक्ट्रिक वर्ड बोल दिया, तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। जो होती है ना बेटा, ये होती है टू डायमेंशनल ना, तो फर्स्ट डायमेंशन जो होती है ना, उसमें भी सेपरेट किए जाते हैं यूजिंग आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। और उसमें सेकंड डायमेंशन में भी प्रोटीन्स को फिर प्रोटीन्स को जो है ना बेटा, क्या है, सेपरेट किया जाता है इसमें आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो है माइग्रेट करते हैं थ्रू पीएच ग्रेडियंट। मतलब पीएच का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसके कारण, उस डिफरेंस ऑफ पीएच के कारण ग्रेडियंट जो बन जाता है, तो प्रोटीन्स माइग्रेट करते हैं जब तक वो अंटिल अंटिल जब तक जो है वो एक ऐसी पीएच को रीच नहीं कर जाते, दे जब तक वो ऐसी पीएच को रीच नहीं कर जाते जहां पे नेट चार्ज जो है बेटा वो जीरो हो जाता है, नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा एक होती है एसडीएस, ये वाली एसडीएस पेज। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, मोलिकुलर वेट को देख के करते हैं, मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर टिपिकली इसमें ये यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैथड्स हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी के। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स is classically used for the removal of proteins during the isolation and purification of specific nucleic acids? तो बेटा इसमें है कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, प्रोटीन्स को हम एक तरीका कह सकते हैं रिमूव करने के लिए, कैच करने के लिए, जो भी है। कब? ड्यूरिंग, जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की आइसोलेशन या फिर प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं। जब हमें चाहिए क्या, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए वगैरह ये सब चीजें जब चाहिए, तो उसमें जब हमने प्रोटीन का रिमूवल करना है तो कौन सी टेक्निक? तो टेक्निक्स देखते हैं बेटा हम। इसमें है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, इथेनॉल, या एग्रोस जेल। तो किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? पहले हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो बेटा ये है ऑप्शन बी, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, एक तरह की, ये फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन जो है, ये क्या है बेटा? ये एक तरह की लिक्विड 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 सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। ठीक है, लिक्विड लिक्विड। इसमें क्या होगा, जब इसको हम फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन में, जब फिनोल क्लोरोफॉर्म ये जो भी है, जब इसको मिक्स करते हैं बेटा, जब उसको मिक्स करते हैं हम किसके साथ बेटा? एक सैंपल के साथ, सैंपल के साथ जब हम उसे मिक्स करते हैं बेटा, तो प्रोटीन्स जो है ना,
जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें वो क्या बन जाते हैं, हम डीनेचर कर जाते हैं। प्रोटीन्स डीनेचर कर जाते हैं जब हम उसको सैंपल के साथ, इस मिक्सचर को, एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं सैंपल के साथ, तो प्रोटीन डीनेचर कर जाता है। ठीक है, प्रोटीन डीनेचर कर जाता है। तो बेटा उसके कारण क्या होता है, और वो इंटरफेस पे जाके ना इकट्ठा हो जाता है। इंटरफेस पे जाके वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस कौन सी, इंटरफेस मतलब जब एक ऑर्गेनिक और एक्वस फेस आती है, इन दोनों के बिटवीन जो इंटरफेस बनती है वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, अब मैंने क्या बोला आपको कि जो प्रोटीन्स हैं वो तो इंटरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, वो जो है बेटा वो एक्वस फेज में ही रहता है। वो एक्वस फेज में ही रहेगा, तो सेपरेट होगा ना, इससे हम प्रोटीन को फिर अलग कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। ठीक है, होप सो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ऐसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हेन एक्सप्रेसिंग recombinant proteins using bacterial vectors, which of the following sequences is required to achieve high level transcription and translation of the clone gene? तो बेटा इसका मतलब क्या है, जब हम कहते हैं एक रिकॉम्बिनेंट नया बना हुआ जो है ना, जैसे होस्ट में अपने, जब हमने फॉरेन डीएनए, फॉरेन या डिजाइड डीएनए को हमने जब मिक्स किया, तो उसको, उस प्रोटीन को बैक्टीरियल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके जब हमने एक्सप्रेसिंग की, उसकी एक्सप्रेस किया, तो निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस जो है बेटा वो जरूरी होता है एक हाई लेवल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ अ क्लोन जीन करने के लिए। एक क्लोन जीन जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हाई लेवल की करने के लिए, एक्सप्रेसिंग का मतलब ही क्या होता है, एक्सप्रेशन तभी होगी जब उसका प्रोटीन बनेगा ना। ठीक है, एक्सप्रेशन करना, जीन एक्सप्रेसिंग मतलब जीन एक्सप्रेशन की जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए की फिर उस सीक्वेंस से आगे क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस की, वही वही ट्रिपलेट का कोडोन का अमाइनो एसिड आता जाता है, लगता रहता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ये जब जीन एक्सप्रेशन हो रही होती है तो कौन सा सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीपल क्लोनिंग, प्रोमोटर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट, एंड टीलोमेरिक। तो बेटा हाई लेवल जब हमने क्या करनी है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं हम, एक ट्रांसलेशन के, तो प्रोमोटर चाहिए हमें और राइबोसोम बाइंडिंग साइट चाहिए, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो हमें एक तरह की ये क्या होते हैं, रेगुलेटरी, एक तरह की ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जो हमें चाहिए। इसमें जो बेटा प्रमोटर है, ये सीक्वेंस जो है वो हमें जरूरी है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर सीक्वेंस, अगर आपको पता हो, हमने लैकोपेरोन ऐसे वगैरह पढ़े थे, तो उसमें भी तो प्रमोटर्स होते थे, स्ट्रक्चरल जीन्स वगैरह जो थे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है प्रोमोटर जो है। और इसका क्या मतलब है, ये वो प्रोमोटर एक वो साइट है जहां पे आरएनए जो है पॉलीमरेज बाइंड करता आके, बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ आके क्या करता है बेटा, बाइंड करता है, ताकि एमआरएनए की सिंथेसिस हो सके और डीएनए टेम्पलेट बन सके। तो एक अगर प्रोमोटर अपने आप में क्या होगा बेटा, प्रोमोटर जब अपने आप में स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग प्रोमोटर होगा अपने आप में, तो ही तो हाई लेवल की ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी, हाई लेवल के एमआरएनए प्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो प्रोमोटर क्यों, क्योंकि उस पे आरएनए, आरएनए मॉलिक्यूल आके, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आएगा अब हाई लेवल ट्रांसलेशन भी तो करानी है, उसके लिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट को ना एक स्पेशल नेम से बुलाया जाता है, शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस इन बैक्टीरिया। ठीक है, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस। और ये जरूरी होता है बेटा किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है ये। और इसमें क्या करता है ना, ये अलो करता है कि राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम वो क्या कर पाए, और खुद से अपने आप को सही से ओरिएंट कर पाए, ओरिएंट करेक्टली अपने आप को सही से, उसके दौरान जो उसने ओरिएंटेशन करनी होती है, आगे जाना होता है। ठीक है, और एड ऑन करते रहना होता है अमाइनो एसिड्स, तो अपने आप को अच्छे से करेक्टली ओरिएंट कर पाए एमआरएनए के ऊपर, ऑन एमआरएनए, ताकि बेटा प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो सके। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन का बनना वो क्या हो सके, शुरू हो सके। ठीक है, तो क्या है, प्रमोटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये शुरू। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन है, विच वेक्टर इज कॉमनली एम्प्लॉयड
Which vector is commonly employed to accommodate very large DNA fragments around 100 to 300 किलोबाइट का ये होता है जो लार्ज फ्रेगमेंट, उसको भी ये वेक्टर अपने साथ एम्प्लॉय मतलब उसको भी कैरी कर सकता है, अपने में डाल सकता है, इंसर्ट कर सकता है ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग इन यूकैरियोटिक सिस्टम्स। तो बड़े साइज का जो है वो कौन ले सकता है, इतने साइज का, साइज रेंज भी बताइए 100 से 300 किलोबाइट, किलो बेस पेयर साइज के, कि जिसमें 100 to 300 किलो बेस पेयर हो, इतने बड़े साइज का भी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसको अकोमोडेट कौन इजिली कर सकता है? क्या वो प्लाज्मिड है वेक्टर, बैक्टीरियोफाज है, कॉस्मिड है, या वाईएस, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? तो बेटा इसका आंसर है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये लार्ज साइज के 100 to 300 किलो बेस पेयर के साइज के भी लार्ज फ्रेगमेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बेटा। उसके बाद आता है बेटा कि उसके बाद आता है ड्यूरिंग आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आईईएफ, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के अकॉर्डिंग दौरान जो है एक प्रोटीन जो है बेटा वो ना क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, हमने पहले भी पढ़ा, इसके दौरान एक क्या बनता है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस ऑफ पीएच, कहीं पे हाई कहीं पे लो होगा, ऐसे वाला डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट एक क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू ना प्रोटीन्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। तब तक माइग्रेट करेंगे जब तक उस पॉइंट तक जाएंगे, बोला था ना, अब आंसर था उसमें ही लिखा हुआ, जब तक नेट चार्ज जीरो ना आ जाए, मुझे याद है। ठीक है। पीएच इक्वल्स, अब इसके हम पढ़ते हैं, अब इसमें जो है ऑप्शंस पढ़ेंगे अब हम कि कब तक। देखो पीएच इक्वल्स द, जब पीएच जो है इक्वल हो जाएगी प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के पीआई, नहीं वहां तो पीएच की बात की, नेट चार्ज की। व्हेन नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन इज जीरो, पीआई इक्वल्स टू पीएच के बराबर हो गया। और नेट चार्ज जब जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ये से जब नेट उस पीएच जहां पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट की तो कोई बात ही नहीं इसमें, इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स की भी कोई बात नहीं, तो ये तो हमें पता था। आइसोलेक्टिव फोकसिंग जब हम करते हैं तो एक पीएच डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके थ्रू प्रोटीन माइग्रेट करता है। ठीक है। और तब तक ये होता रहेगा, माइग्रेट करते रहेंगे प्रोटीन पार्टिकल्स, जब तक एक ऐसी पीएच को वो रीच ना कर जाए जहां पे बेटा नेट चार्ज जीरो हो जाता है, मतलब पीआई इक्वल्स टू पीएच। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज? इजी है ये तो, हम कब के कर रहे हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसपे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं साइज के बेस पे? तो बेटा सी ऑप्शन, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जो हमने पढ़ा था ना, जो स्मॉलर साइज वाले होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, तो वो दूर तक चले जाएंगे स्मॉलर साइज वाले टुवर्ड्स द पॉजिटिव अटेंशियल, लार्ज वाले यहीं कहीं नेगेटिव के पास रह जाएंगे, ऐसे भी हम कर रहे थे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलीमरेज पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, बेटा ये भी हमें आता है, पीसीआर में हम बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, आज भी कर लेते हैं। कौन सा ऐसा पॉलीमरेज है जिसको हम पीसीआर में यूज करते हैं? दैट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये एक डीएनए पॉलीमरेज की टाइप है, लेकिन स्पेशल टाइप है। क्यों इसे यूज किया जाता है? क्योंकि पीसीआर में ना, पीसीआर टेक्निक में ना 3 स्टेजेस होती हैं, उसमें पहले आती है डीनेचुरेशन। एक मिनट, सॉरी एक मिनट। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, और वो ना अराउंड 94 to 96 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं ना कम, इस रेंज के बीच में होता है, और ये वेरी हाई टेम्परेचर है। ठीक है। दूसरा एनिलिंग आती है बीच में। एनिलिंग जो है वो अराउंड 50 to 65 या 60 डिग्री सेल्सियस तक, अप्रोक्स आप 60 कह लो, यहां तक होती है। फिर थर्ड स्टेप आता है या तो सिंथेसिस या आता है एक्सटेंशन। और ये होती है 72 डिग्री सेल्सियस, कितने, 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारे एक तरह के हाई टेम्प, सबसे तो पहला स्टेप ही है, फिर उसके बाद भी ये सारे हाई टेम्परेचर पे ही है। तो हाई टेम्परेचर पे तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है, अगर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की बात करें हम, तो वो तो डीनेचर कर जाएगा। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर कर जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, वो डीनेचर कर जाएगा अगर, तो इसलिए हम स्पेशल एक टैग पॉलीमरेज जो है, जो हमें थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया उससे मिलता है, तो इसको लेते हैं बिकॉज ये थर्मोस्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ये थर्मोस्टेबल है। ठीक है बेटा, इसलिए हम टैग पॉलीमरेज का
जो है यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, तो पीसीआर में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे गहरा डीप में आपको कोई नहीं समझा सकता, नो बडी विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट द वे आई एम ट्राइंग। ठीक है। तो इससे डीप में तो आपको भी अपना बेस्ट देना है, और प्रैक्टिस सेट्स को लगा के अपनी रिवीजन कीजिए और अच्छे से पेपर क्लियर कीजिए। आएगा अब, which microscope provides the highest resolution for observing cell ultrastructure? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसका इस्तेमाल जब आप करते हो वो सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा से ज्यादा फोकस पे जाके जूम पे जाके हमें बहुत रेजोल्यूशन से बड़ी क्लियर हम ऑब्जर्व कर पाए सेल के स्ट्रक्चर को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। तो ऐसा कौन सा है? देखिए, लाइट आया, कंपाउंड आया, माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे बढ़िया आए। उसमें से भी जो टीईएम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल हाई सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन का सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। क्या है? टीईएम। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेटर होगा इसमें यूज एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, एटम लेवल पे भी, क्योंकि ये हमें बता देगा एटॉमिक लेवल पे भी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अब है, साउदर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट? एक नॉर्दर्न ब्लोटिंग मेथड है, वेस्टर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग। तो इसमें बेटा सदर्न ब्लोटिंग जो है, इसका इस्तेमाल किस क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है बेटा? तो इसका इस्तेमाल डीएनए, सदर्न में डीएनए, जो नदरन ब्लोटिंग है उसमें आरएनए। तो सदर्न को लर्न कर लेना एक को, और दूसरा से उल्टा, सदर्न डीएनए है तो नदर्न आरएनए, ये हो गया। उसके बाद एक आती है वेस्टर्न। तो वेस्टर्न करती है प्रोटीन को। ठीक है, वेस्टर्न करती है प्रोटीन को, और बस। तो नदरन डीएनए, सदर्न डीएनए, नदरन आरएनए है, वेस्टर्न प्रोटीन। उसके बाद आता है बेटा, विच स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंशिएट्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ग्राम पॉजिटिव जिससे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम डिफरेंस कर सकते हैं? तो ये तो हमें इजीली हम कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, क्योंकि हमें पता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो ग्राम स्टेनिंग को नहीं क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या उसको क्या कह सकते हैं कि अपने तरफ लेते हैं, मतलब लेते रहते हैं, रिमेन वहीं पे रह जाती है, उनमें नहीं रहती। ग्राम पॉजिटिव जो है वो रिटेन, सॉरी रिटेन वर्ड था, कभी कभी ना दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं, वर्ड नहीं आ पाता। तो ग्राम स्टेनिंग से, ऑप्शन बी, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव उस स्टेन को रिटेन करता रहेगा, रिटेन करके रखेगा। ऑन द अदर हैंड ग्राम डू नॉट, नेगेटिव वाला डोंट रिटेन द स्टेन, ग्राम स्टेन। ओके, सो ग्राम स्टेनिंग इज द राइट आंसर। ये जब रिटेन करेगा तो वॉयलेट डाई को, ग्राम स्टेन में वॉयलेट कलर की होती है तो ये पर्पल दिखेगा, क्योंकि सेल वॉल का ही रीजन होता है वन ऑफ द, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बनी है, थिक। ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव की बात करोगे, ग्राम नेगेटिव को जब हम वॉयलेट डाई, ये जो है ग्राम स्टेन ये देंगे, तो ये लॉस कर देगा उस कलर को, उस डाई कलर को, वायलेट जो था ये नहीं करेगा। ठीक है। बट इसके अगेंस्ट अगर हम कहें ना, तो ये सेफ्रानिन काउंटर स्टेन वो रिटेन कर लेता है। सेफ्रानिन काउंटर स्टेन जो होता है ना, वो ये टेकअप करके ये क्या जो उसका कर लेगा, और ये पिंक टू रेड दिखता है, पिंक टू रेड। क्यों? क्योंकि इसमें थिनर होता है ना, थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो ये लूज कर देता है उसके कलर को। लेकिन जो सैफरान काउंटर स्टेन है उसका, उसके कारण ये पिंक या रेड नजर आता है। ऑन द अदर हैंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन रिटेन द वायलेट कलर ऑफ ग्राम स्टेन ड्यू टू विच दे अपीयर्स पर्पल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विच इज ऑफ सेल वॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लो साइटोमेट्री इज मेनली यूज्ड फॉर, जो फ्लो साइटोमेट्री है बेटा, इसको मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन
जो ए है, फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है बेटा वो है डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन बी सेल sorting एंड काउंटिंग, ऑप्शन सी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन डी एंजाइम ऐसे। तो बेटा किसके लिए फ्लो साइटोमेट्री? पहले तो हमें देखना ये है क्या। फ्लो साइटोमेट्री ना अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक लेबोरेटरी जो है वो ये टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए या मेयर करने के लिए फिजिकल या केमिकल एक पॉपुलेशन के क्या सेल के पॉपुलेशन के ग्रुप ऑफ सेल्स के क्या उसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हम देखने के लिए, तो ये हम कैसे पता लगते हैं, इसमें ना काउंटिंग होती है। तो वो रैपिडली जो है ना काउंट कर लेता है कि कितने जो नंबर ऑफ जो है ना प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ जो सेल्स या वट एवर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे सेल sorting एंड काउंटिंग होती है इसमें। तो फ्लो साइटोमेट्री एक लैब टेक्निक है, लैब टेक्निक है, ठीक है। तो फ्लो साइटोमेट्री एक तरह की क्या है, लैब टेक्निक है जिसमें क्या होता है बेटा, वो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स चाहे पॉपुलेशन के प्रेजेंट हो, उस पॉपुलेशन के थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, तो उनको जल्दी से क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो उसको काउंट कर लेगा बेटा, और उसके बाद काउंटिंग इसलिए तो इसमें कहते हैं हम काउंटिंग होती है, पहले इसका काम है उन सभी सेल्स को इसने काउंट कर लेना है जो कि उससे फ्लो करते हैं उसके फ्लूइड स्ट्रीम में। किसका किसका यूज करके, लेजर बीम का इस्तेमाल करके काउंट कर लेगा, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेल तक को, उससे टोटल नंबर ऑफ सेल्स ये पहले काउंट कर लिए, ठीक है, लेजर बीम का इस्तेमाल करके। उसके बाद ये क्या करता है, सोर्टिंग, सोर्ट करना, कौन कैसा है कौन नहीं। तो इसमें क्या होगा ना, एडवांस्ड फ्लो साइटोमीटर्स का इस्तेमाल होता है, एडवांस्ड फ्लो साइटोमीटर्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम ना एफएसीज भी कहते हैं, फैक्स, ठीक है। ऑफन इनको फैक्स कहा जाता है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ये जो सेल सॉर्टिंग ना बेटा फ्लो साइटोमेट्री में होती है, पहले तो काउंटिंग हो गई, अब उसने सॉर्टिंग भी तो करनी है कौन कैसा क्या है। तो बेटा वो किसका इस्तेमाल, जो एडवांस लेवल की फ्लो साइटोमीटर्स है उनका इस्तेमाल करके, जिनको और क्या कहा जाता है, एफएसी, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं बेटा, ये फिजिकली क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, फिजिकली सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके कलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफिक क्या बेटा, स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ सेल, मतलब ये अलग अलग आगे जो टोटल थे उनमें से ग्रुपिंग कर करके सेट्स बना देगा डिफरेंट डिफरेंट के सिमिलरिटीज वालों को, स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ सेल्स, किसके बेस पे, बेसिस ऑफ ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर फर्दर स्टडी। मतलब कि मान लीजिए बेटा हमने आगे कोई भी फर्दर स्टडी करनी है तो उसके बेस पे, उसके करेक्टर के जो भी हमने करनी है आगे फर्दर स्टडी, उसका हम करेक्टर देखेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक के उस पर डिपेंड करके कि हमें कैसे कैसे वाले चाहिए, उसके बेस पे हम आगे उनको सेपरेट आउट करके कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्दर स्टडी किस तरह की करनी है उसके करेक्टर के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि फ्लो साइटोमेट्री में कौन सा मेथड है, मेनली किसके लिए, सेल को काउंट और सॉर्ट करने के लिए। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसोटोप इज यूज्ड कॉमनली इन ऑडियो ऑटो रेडियोग्राफी फॉर डीएनए लेबलिंग। ओके, कहते हैं निम्नलिखित में से बेटा कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए लेबलिंग के, डीएनए की जब हम लेबलिंग करते हैं उसको उसके उसमें ऑटो रेडियोग्राफी के लिए, ताकि डीएनए की लेबलिंग हो सके। देखो बेटा, अगर नहीं भी आता, एक मैं बात कर रही हूँ, हमें ये मान लो मुझे नहीं आता, मुझे ये तो पता डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड्स का बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, तो जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो, उसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस होता है, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरस है। ये तो हमें पता लग गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, हम ये कह सकते हैं ना, इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो बेटा अगर हमने ऑटो रेडियोग्राफी करनी है कि रेडियो वेव्स में वो दिख जाए हमें, कुछ स्पेशल आइसोटोप ही देंगे, तो वो तो फॉस्फेट का देंगे ना, फिर P32 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो अलग से डिफरेंट सा पता लग जाएगा, रेडियो एक्टिव P32 इसलिए हम जो है इस्तेमाल करेंगे। क्यों, ये तो हमें मैंने पहले बता दिया, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जब हम नॉर्मल फॉस्फेट को एक रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के साथ जो है
आइसोटोप के साथ हम जब उसे रिप्लेस कर देंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल लेबल्ड हो जाएगा बिना उसका केमिकल वगैरह प्रॉपर्टीज को चेंज किए। तो जब इसकी डिटेक्शन हो जाएगी लेबलिंग के दौरान, इसकी क्या हो जाएगी, ऑटो रेडियोग्राफी में इसकी डिटेक्शन हो जाएगी। कैसे कि P32 जो है वो क्या है, फॉस्फेट जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव, पहले तो रेडियोग्राफी में तो पता लग ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी बीटा एमिटर है, मतलब अपने में से बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, बड़ी हाई एनर्जी वाले, ये एमिटर है। तो ये इसको इजिली जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के दौरान, क्योंकि ये इजिली क्योंकि ये रेडिएशंस को रिलीज करेगा ना अपने में से, हाई एनर्जी वाली बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, तो रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं इसमें से। तो जो इजिली जो है डिटेक्ट हो जाएंगी एक्सरे फिल्म वगैरह का इस्तेमाल करके, या स्पेशलाइज्ड कुछ सेंसर्स ऑटो रेडियोग्राफी में जिनका हम कर सकते हैं, तो जिससे कि वो ट्रैक या विजुलाइज कर पाएंगे डीएनए मॉलिक्यूल को इजिली। ठीक है, बिना उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलाइसा जो है वो प्राइमरीली क्या है। एलाइसा टेस्ट होता है ना जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एलाइसा जो है टेस्ट होता है बेटा। एलाइसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो ये टेस्ट का इस्तेमाल हम मेनली किसके बेस के ऊपर करते हैं। पहले तो ये कहना हो एक बायोकेमिकल टेक्निक है। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसका यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। क्या डिटेक्ट करने के लिए, उसमें किस पे बेस्ड है ये, फिर ये आएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेटा। ये एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन पे बेस करता है। मतलब ये टेस्ट करने से पर्टिकुलर कौन सी एंटीजन या एंटीबॉडी बनी है, क्यों बनी है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी इंफेक्शन हुई है, कौन सी बीमारी, कौन सा जर्म है जो अटैक किया, बैक्टीरिया वायरस समथिंग जो भी है। ठीक है, किस पे बेस है ये, प्रेजेंस ऑफ एक एंटीबॉडी या एंटीजन सैंपल में। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये तो हमें आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। तो कहते कौन सी ऐसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। किस जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया, तो किस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, किसके बेसिस के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइज के बेस के ऊपर। तो अब ये आ गई है क्रोमेटोग्राफी, ना कि कुछ और। ठीक है, तो क्या ये आयन एक्सचेंज है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, जेल फिल्ट्रेशन, या पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सी ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जो मॉलिक्यूलर साइज को देखती है, तो बेटा ये है सी ऑप्शन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, और इस टेक्निक में क्या होता है ना, ये एक जेल मैट्रिक्स यूज करते हैं जिसको पोरस जेल मैट्रिक्स कहा जाता है। पोरस जेल मैट्रिक्स कहा जाता है ताकि मॉलिक्यूल सेपरेट कर सकें। तो स्मॉलर जो और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे लार्जर पार्टिकल्स के हैं जो लार्जर, तो वो जो है वो क्या कर पाएंगे, वो पोर्स को एंटर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पोर्स को एंटर। ठीक है, तो जिसके कारण और पास पोर्स को एंटर नहीं कर पाएंगे,
लेकिन वो जिसके कारण कॉलम में एंटर कर जाएंगे, कॉलम में एंटर कर जाएंगे, पास कर पाएंगे, पास कर लेंगे कॉलम को इजीली, क्योंकि पोर्स में नहीं थे। लेकिन स्मॉलर वंस जो हैं, स्मॉलर, वो बेटा पोर्स में एंटर कर जाते हैं और पोर्स में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जो है वो एक लॉन्गर पाथ जो है लेते हैं कवर करने के लिए, एंड एग्जिट करते हैं कॉलम को, बाद में लेटर ऑन एग्जिट कर देते हैं, लेटर लेट। ठीक है, इससे क्या हुआ ना, लार्जर वाले क्या हुए, पोर्स में नहीं गए और सीधा ही क्विकली कॉलम से पास होके निकल गए। लेकिन स्मॉलर वाले फंस जाते हैं किसमें, किसमें फंस जाते हैं स्मॉलर वाले, स्मॉलर वाले फंस जाते हैं पोर्स में, जिसके कारण वो ट्रैप कर जाते हैं, उनको लॉन्गर टाइम लग जाता है, लंबा रास्ता तय करते हैं एग्जिट करने के लिए कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेयर्स एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के द्वारा कितनी लाइट जो है एब्जॉर्ब की गई है, ये चीज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेयर करता है। तो हम पहले इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शंस देखें, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगर जो है वो तो बस डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के, जैसे प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो वो सेपरेट कर पाएगा, ये तो नहीं है। पीएच मीटर तो पीएच को देखेगा। माइक्रोटोम तो यूज होता है एक बहुत ही अल्ट्रा थिन स्लाइस, अल्ट्रा थिन स्लाइसेस या लेयर्स बनाने के लिए सेल्स की। तो बचा क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और यही तो है, फोटो वर्ड आ गया। लाइट कितनी अब्जॉर्ब हुई उसको मेजर करता है ये मीटर सोल्यूशन में। ठीक है, स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम को देख के कि कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो कौन है, स्पेक्ट्रोमोटो फोटोमीटर है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखता है। जैसे ही बीम उसमें से पास होती है उसको मेयर करता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट आई और ऑब्जॉर्ब हुई। उसके बाद आता है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर इन्वॉल्व्स, पीसीआर में जो प्रिंसिपल है वो क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल प्रोटीन सिंथेसिस है, या डीएनए एप्लीकेशन है, या आरएनए डिग्रेडेशन है, या फिर फ्यूजन। तो बेटा एम्प्लीफिकेशन ही तो होती है उसमें, जो आरडीएनए बनता है उसकी मल्टीपल कॉपीज ही तो आगे बनानी होती है, एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमने बार बार कर लिए हैं उनको हम जल्दी से निपटाएंगे, सो दैट। विच सेंट्रीफ्यूग, अब सेंट्रीफ्यूग का न्यू क्वेश्चन आ गया, इज यूज टू सेपरेट ऑर्गेनेल्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो कौन से सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल किया जाता है डेंसिटी के बेस पे ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए? क्या ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट, वेपर सेंट्रीफ्यूगेशन, जेल? तो बेटा ऑब्वियसली डेंसिटी ग्रेडियंट, नाम में ही आ रहा है डेंसिटी, ताकि डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज के बेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर पाए। ठीक है, इसमें जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेडियंट के थ्रू जो है, मतलब लाइक ग्रेडियंट इसमें सुक्रोज का इस्तेमाल करके, या सीजियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए सुक्रोज कॉमनली, या सीजियम क्लोराइड का। और इस इसमें से पार्टिकल्स को पास करवाया जाता है ताकि वो एक ऐसे पॉइंट पे रीच कर पाए जिस पॉइंट पे उनकी डेंसिटी मैच करती है सराउंडिंग मीडियम से। ठीक है, इसकी जगह अगर हम डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन की बात करें, तो ये जो है ना, ये सेपरेट करती है किसके बेस के ऊपर, साइज और शेप। डेंसिटी का डेंसिटी वाला, ये साइज और शेप, एक मिनट, साइज और शेप के बेस पे ये सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद जो पेपर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये जो इनकी टर्म्स जो है बायोलॉजिकल सेपरेशन के लिए इतनी कोई स्टैंडर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग मैंने पहले बता दिया था, वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो किसके लिए यूज होती है, वो तो होती है, इसके लिए होती होगी, वो होती है प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, वेस्टर्न ब्लोटिंग्स जो है वो प्रोटीन्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 आज का। तो 20 क्वेश्चन सो फार, इसको करके हम 20 क्वेश्चन आज कर लेंगे इस इसे क्लास में, उसके बाद हम और भी चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी? तो हमें पता है माइक्रोस्कोपी की इनमें से कौन सी है जो टाइप नहीं है। तो नाम से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो होते हैं, एक टीईएम, एक एसईएम, ये तो है माइक्रोस्कोपी की। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी पे पीसीआर माइक्रोस्कोपी थोड़ी है, पीसीआर तो एम्पलीफिकेशन टेक्निक है, तो ये तो नहीं है, वो डीएनए एम्पलीफिकेशन होती है उसमें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं,
बेटा वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये तो हमें पता था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मैंने बड़े ही अच्छे से आपको समझाया था बायोटेक्नोलॉजी वाली क्लासेस के चैप्टर में भी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स में, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर डीएनए या स्पेसिफिक कह लो डीएनए सीक्वेंस या सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करना होता है। जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कट करते हैं, और फिर कट करने के बाद ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें उसको। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ना पर्टिकुलर, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं। मैंने जैसे बताया था आपको टाटा बॉक्स, जो मतलब इधर से भी और इधर से भी बोलने पे सेम आए, जैसे ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, मैंने बताया था यहाँ पे भी टी ए रिपीटेड, रिपीट रिपीट होता हो जो टी ए टाटा। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज करता है बेटा मम्मा की। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग अनस्टेन्ड सेल। कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट है जिससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, है तो लिविंग लेकिन बिना स्टेन्ड किया हुआ अनस्टेन्ड सेल। क्या ये टीईएम है, एससीएम है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप हैं। क्या वो जो है बेटा ब्राइट फील्ड थोड़ा सा, क्या वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है फेज कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी, फेस्ड कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, लिविंग अनस्टेन्ड सेल। तो ये वो माइक्रोस्कोपी है जो जिससे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक उसकी नेचुरल स्टेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी नेचुरल स्टेट में अनस्टेन्ड, मतलब ठीक है जो है, विदाउट द नीड ऑफ किलिंग देम और ऑल, ठीक है। तो अनस्टेन्ड स्पेसिमेंट्स में इसमें क्या होता है कि वो कन्वर्ट कर लेगा, ये इसमें क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा लाइट को, जो स्लाइड्स हल्की सी लाइटनिंग, ये क्या करेगा, ये ना छोटी सी वेरिएशन जो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आती हैं या थिकनेस जो है सेल उसको कन्वर्ट करता है और चेंज कर देता है उसको ब्राइटनेस में, इनटू किस में, जो ब्राइटनेस में चेंजेस आते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने में जो चेंजेस आते हैं उसमें कर देता है, जिससे क्या है वो स्पेसिमेन को ट्रांसपेरेंट, जिससे वो जो ट्रांसपेरेंट वाला जो अनस्टेन्ड, ऑब्वियसली वो रंग नहीं है कोई, बिना कलरलेस वाला जो है उसको विजिबल बना देता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस को उसको चेंज करके ताकि थोड़ी ब्राइटनेस के में चेंज आ सके, ठीक है। उसके बाद आएगा द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, जो एक माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है बेटा, वो प्राइमरली किस पे जो है डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो है, एक मिनट, मैग्निफिकेशन पे सिर्फ रिजॉल्विंग पावर बेटा लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है, और कितना हाईलाइट से क्लैरिटी से हमें वो देखने को मिलता है फोकस से, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अब थिकनेस पे ही सिर्फ या साइज पे ही सिर्फ, ओनली जहां आ जाए ना वो ऑप्शन यूजुअली नहीं होती, सिर्फ मैग्निफिकेशन पे कैसे काम करेगा चलेगा, तो ए भी नहीं है। थिकनेस स्पेसिमेन का क्या लेना देना रेजोल्यूशन से इतना, ओनली बेटा उसका न्यूमेरिकल अपर्चर 10x 4x या कितना साइज है उसका, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप उसके न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करेगा, और लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर वो लाइट माइक्रोस्कोप है किस वेवलेंथ की, हम किस लैम्डा की वेवलेंथ की हम लाइट यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। क्योंकि अगर हम देखें लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, उसका फॉर्मूला आता है 0.61 लैम्डा अपॉन 61 लैम्डा अपॉन एन ए, ठीक है। इसमें एन ए में एन ए मतलब नेचुरल न्यूमेरिकल अपर्चर, और लैम्डा जो है ये क्या है, वेवलेंथ है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला इससे भी हो गया, पता लग गया हमें। उसके बाद आता है बेटा कि पीसीआर के दौरान जो डीएनए है सिंथेसिस, वो किस स्टेप में होती है। तो बेटा हमें पता है पहले डीनेचुरेशन में मतलब ब्रेकडाउन होना, फिर एनालिंग में प्राइमर्स का लगना, और फिर एक्सटेंशन में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का सामने ऐड होना, एक पहले वाली और एक उसके न्यू ऐड होनी, एडिशन होनी, तो वो एक्सटेंशन होता है जब वो एक्सटेंड करते हैं पूरे और एक नया स्ट्रैंड बना देते हैं, तो इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, जो 72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होती है टेम्परेचर पे। सिंथेसिस भी कहते हैं, एलोंगेशन स्टेप भी कहते हैं इसे। उसके बाद अब आता है विच ऑफ द
ब्लोटिंग टेक्निक डिटेक्ट्स आरएनए। तो अगर आपको पता हो कि मैंने साउदर्न का डीएनए बताया था और नदरन का आरएनए बताया था, तो इसमें और वेस्टर्न का प्रोटीन, तो नदरन जो टेक्निक ब्लोटिंग है, वो वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है आरएनए को। इसमें जो ईस्टर्न ब्लोट है ना बेटा, ईस्टर्न ब्लोट, तो बेटा ये जो है ये क्या है, पोस्ट, इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस हुई है ना, उसको ये क्या करती है, एनालाइज करती है। ओके। जैसे कि मॉडिफिकेशंस प्रोटीन्स की, जैसे कि मतलब उसमें लिपिड्स या ग्लाइकन्स ऐड हुए, क्या हुआ जो भी है, जो मॉडिफिकेशंस ट्रांसलेशन के बाद हुई। ठीक है। उसके बाद आता बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर क्रोमोसोम ड्यूरिंग कैरियोटाइपिंग। जो बेटा कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेन है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं जब कैरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं, जब क्रोमोसोमल स्टडी कर रहे होते हैं हम, तो कौन सी स्टेन को हम यूज करते हैं? क्या वो क्रिस्टल वॉयलेट है, जिम्सा है, सेफ्रानिन है, या इयोसिन है? तो हमने जी बैंडिंग सुनी है ना, जिम्सा बैंडिंग एक तरह की हो गई वो। जी बैंडिंग में जिम्सा स्टेन्स जो है, हम यूजुअली केरोटाइपिंग टेक्निक के लिए जो है वो जिम्सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी। क्योंकि डार्क बैंड्स जो है स्पेसिफिकली, उसमें जो जिम्सा स्टेन हम जब करते हैं ना बेटा, तो ना हमारे पास जी बैंड्स जो हैं, डार्क बैंड्स एक आते हैं, और वो स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ए टी रिच होते हैं, ए टी रीजन रिच होते हैं, ए टी रिच मतलब एडेनाइन एंड थायमिन। उसके बाद आता है इथाइडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज इट, जो इथाइडियम ब्रोमाइड है उसका इस्तेमाल हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, क्यों? क्या वो डाइजेस्ट करती है डीएनए को? क्या वो बाइंड करती है डीएनए के साथ, और जब हम यूवी लाइट फिर उसके ऊपर पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं, फ्लोरेसेंस होती है? या वो रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को, या वो डीनेचर करते हैं प्रोटीन को? तो बेटा उसमें तो हम डीएनए सेगमेंट्स को साइज के बेस के ऊपर सेपरेट करते हैं, तो डाइजेस्ट भी नहीं, ना ही डीनेचर। डीएनए को रेप्लिकेशन भी नहीं हो रही, वो बाइंड कर जाती है उसके साथ ताकि यूवी लाइट में वो ग्लो कर सके, फ्लोरेसेंस हो सके। ठीक है। तो जब यूवी लाइट देते हैं तो वो ऑरेंज रेड कलर के दिखते हैं, तो जिससे कि विजुअलाइज हो जाता है कि कहाँ पे उनकी लोकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स की। तो इसलिए इथाइडियम ब्रोमाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है, देखा जाए तो विच एंजाइम जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स लेते हैं, बनते हैं उसमें, ठीक है बेटा, तो उनको ज्वाइन कौन करता है? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि होस्ट डीएनए को हमने प्लाज्मिड के साथ मतलब वेक्टर के साथ जोड़ना है, या उसके बाद हमारे पास जो और जो है ना, तो वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं अलग अलग बनते हैं, उनको ज्वाइन कौन करता है? तो ऑब्वियसली जो ग्लू का काम करेगी, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर ग्लू किससे कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू होती है डीएनए लाइगेज। ऐसे ही जो आर ई है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहले भी बताया था, उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, क्योंकि वो कट करते हैं ना। और ऐसे जो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाले हैं वो है डीएनए लाइगेज, लाइक करना, लाइगेट करना, लाइक करना मतलब फ्यूज करना, उनको जोड़ना साथ में। ठीक है। उसके बाद है पर्पस ऑफ लोडिंग डाई इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज। जब हम डाई को लोड करते हैं बेटा डीएनए में, तो क्या करता है? क्या वो डाइजेस्ट करता है डीएनए को, या वो इंक्रीज करता है म्यूटेशन रेट, या वो जो है ट्रैक करता है सैंपल की मूवमेंट को और इंक्रीज करता है सैंपल की डेंसिटी को, या फिर वो स्टेन करता है प्रोटीन्स को? क्या हेल्प करेगा ज्यादा जब हम डाई करें? डाई है, अब आप ही मान लीजिए हमने डीएनए सैंपल्स डाले, मुझे वो दिख नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, उसमें डाई डाल दी, तो मुझे वो बेटरली हम अब दिखना शुरू हो जाएंगे, मैं देख सकती हूँ उनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंचे, क्या बात है क्या नहीं है। तो मतलब एक तरह का ट्रैक कर सकती हूँ ना मैं उनकी मूवमेंट को, डीएनए के सैंपल मूवमेंट्स को, और जिससे सैंपल की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, सैंपल डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले केवल सैंपल थे, जब डाई में डाला तो और घने हो गए और एक एडिशन हो गई, तो डेंसिटी और बढ़ गई सैंपल की, ठीक है ना। तो ट्रैक कर सकते हैं हम मूवमेंट को, ये हो गया। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, डीएनए जो है ना वो अपने आप में क्या होता है, कलरलेस होता है।
डीएनए अपने आप में तो कलरलेस है बेटा। तो जब हम डाई उसमें डालेंगे तो डाई उसको क्या उसको थोड़ा विजिबल बना देगी ताकि हम उसकी प्रोग्रेस को देख सकें, टू सी द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो जिससे हम हमारा जो है ना डीएनए, उस पर हम नजर रख पाएंगे, वो एंड ऑफ द जेल नहीं जा पाएगा पूरा का पूरा। दूसरी बात यह है डेंसिटी कैसे इंक्रीज की, जब हम डाई जो डालते हैं, जो हम डाई उसमें जो हम डाल रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, उसमें ना ग्लिसरॉल होता है। उसमें ग्लिसरॉल या सुक्रोज दोनों में से एक चीज तो होगी होगी, जिससे जो डीएनए सैंपल है ना, वो पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। भारी हो गया, हैवी हो गया। सो वो क्या कर पाएगा, वो सिंक टू द बॉटम। ठीक है। बॉटम में जाके वो सिंक हो जाएगा, जिस वेल्स में डाला उसके बॉटम में। ठीक है। तो फ्लोट करने की बजाय वो फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो डाई डाली है उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट ग्लिसरॉल या सुक्रोज को डाल दिया, जिससे वो जो डीएनए का सैंपल है वो क्या हो जाता है, हैवी। अब हैवी भारी चीज आप खुद देखो, पानी की बाल्टी लिया आपने, वाटर है ना, एक बकेट ली वाटर की, एंड यू पुट अ पेपर, पीस ऑफ पेपर ऑन दैट, एंड वी विल नोटिस दैन द पीस ऑफ पेपर विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑन दैट, क्योंकि उसकी इतनी डेंसिटी नहीं है। पंख डाल देंगे एक फेदर तो वो भी ऊपर फ्लोट करेगा उस पानी में। बट द सेकेंड यू पुट अ पीस ऑफ स्टोन, या स्टोन एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ स्टोन अगर डालोगे, वो डूब जाएगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो हमने डाई डाली, इसमें ग्लिसरॉल सुक्रोज ने भी वही काम किया कि डीएनए को हैवी कर दिया, जिससे वो सिंक कर जाएगा उस बॉटम के वेल, जो कुएं टाइप बना होता है वेल, उसके बॉटम में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है। तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर दी उसने सैंपल की, उसको हम इजिली ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जो है, जब उसकी स्टरलाइजेशन करनी है, स्टरलाइजेशन मतलब जर्म फ्री, जर्म फ्री कंडीशंस करानी है, तो इनमें से कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं कल्चर मीडिया को जर्म फ्री करने के लिए। क्या वो है इंक्यूबेटर, क्या वो ऑटोक्लेव है, क्या वो सेंट्रीफ्यूग है, या लेमिनार एयर फ्लो है। तो बेटा सेंट्रीफ्यूग कहाँ ही आ गया, इंक्यूबेटर तो कहाँ ही आ गया। तो ऑटोक्लेव या लेमिनार एयर फ्लो में से एक होगा। तो जब कल्चर मीडिया को हमने करना होता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, तो ऑटोक्लेव, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या होता है, एक तरह का ना प्रेशर कुकर टाइप प्रेशर चैम्बर होता है। ऑटोक्लेव क्या है, प्रेशर कुकर की तरह का एक तरह का प्रेशर चैम्बर है, जिससे हम कल्चर मीडिया को जर्म फ्री करते हैं। ठीक है। इसको हम इक्विपमेंट्स को भी करने के लिए, इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए, और सप्लाईज को, जो भी और मिलती हैं सप्लाईज वगैरह का सामान, वो सबको हम कर सकते हैं। उनको किस पे देके, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर रख के। ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम। ठीक है। एट 121 डिग्री से, ये तो इसका कॉमन है, पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए बेटा, 15 to 20 मिनट्स, लगभग 15 से 20 मिनट। आप खुद सोचिए ना, जब प्रेशर कुकर है उसमें हम डालते हैं किसी सामान को, ढक्कन बंद कर देते हैं, धीरे धीरे गैस बनती है, हमने कुछ डाला, वो मोइस्ट हो एक ठीक है, वो मोइस्ट मतलब जो भी प्रेशर बिल्ड होगा, प्रेशर बिल्ड करेगा, टेम्परेचर भी हाई है, तो प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर से फिर क्या होगा, वो स्टरलाइजेशन करेगा, जिससे क्या मतलब, क्यों, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, उसमें जो भी जर्म के अगर हैं पार्टिकल्स, तो वो किल हो जाएंगे, इवन स्पोर्स को भी। ठीक है। जो कंटेमिनेट करते हैं हमारी मीडिया को, इन सबको क्या कर देगा, किल। उसके बाद आता है, लेमिनार एयर फ्लो वर्क्स बाय। तो अ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट वर्क्स बाय, ऐसा एक कैबिनेट टाइप होता है, पूरी मशीन है उसमें, ये चैम्बर जिसके अंदर काम होना है। ये क्या, यूवी रेडिएशन से सिर्फ ओनली जब आ गया तो गलती भाई। हैपा फिल्टर्ड स्टोराइल एयर, हाई टेम्परेचर वैक्यूम प्रेशर, बेटा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं जो फिल्टर करके स्टोराइल एयर को अंदर भेजता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसमें हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, तो ये क्या करता है, एयर को अंदर कहाँ से लेके जाता है, हैपा फिल्टर से ड्रॉ करता है। हैपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर।
ठीक है, ये फिल्टर्स लगे होते हैं हैपा फिल्टर। तो हैपा फिल्टर्स जो हैं, इनमें से जो है एयर को ड्रॉ किया जाएगा जब पास होगा, और उसको फिर ब्लो कर दिया जाएगा स्मूथली पूरे के पूरे ऐसे चैम्बर में। ठीक है, लैमिनार का मतलब होता है कि यूनिडायरेक्शनल, एक तरह का, एक ही डायरेक्शन में पूरा वर्क स्पेस की तरफ पूरा ऐसे फ्लो कर दिया जाएगा उस क्लीन एयर को, स्टोराइल एयर को। ठीक है, अब हैपा फिल्टर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इनको माना जाता है अराउंड 99.9%, अप्रोक्सीमेटली 99.97%, ये जो पार्टिकल्स है ना इनमें, वो सब ये सोख कर मतलब अपनी तरफ रिमूव कर देता है। 99.97% रिमूव कर देता है, ताकि इससे स्टरल एयर तैयार हो सके। मतलब काफी हाई चांस के स्टरल एनवायरनमेंट या एयर कह लो या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है हैपा फिल्टर से, जिसको लैमिनार एयर फ्लो में लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये नहीं है कि यूवी लैंप्स नहीं होते हैं। अरे 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 अरे, एक मिनट। इसमें ये नहीं है कि यूवी लैंप्स नहीं होते बेटा। इसमें यूवी लैंप्स भी होते हैं, लेकिन यूवी का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है बिफोर यूज। बिफोर कुछ करने से पहले, बिफोर यूज कैबिनेट को यूवी लाइट से थोड़ा सा ऐसे जॉन फ्री या ऐसे किया जाता है, ताकि एक कैबिनेट को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, लेकिन कैबिनेट कैसे वर्क करता है मेनली? तो वो हैपा फिल्टर से। अब आता है, एसडीएस पेज सेपरेट्स प्रोटीन्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस मॉलिक्यूलर वेट। इसमें तो मॉलिक्यूलर वेट आया था आई गेस, है ना, मैंने शुरू में भी कराया था। तो एसडीएस जो है वो क्या है? सोडियम डूडिसाइल सल्फेट, एसडीएस। ठीक है, सोडियम डूडिसाइल सल्फेट जो है, ये एक तरह का पेज, उसके बाद वही पेज मतलब पॉली एक्राइलामाइड, पीए हो गया, और जीई से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये पूरा आ गया एसडीएस मतलब सोडियम डूडिसाइल सल्फेट। तो पॉलीक्राइलमाइड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका इस्तेमाल किया जाता है मोलिकुलर वेट के ऊपर प्रोटीन्स को। इसको भी इस्तेमाल है प्रोटीन को सेपरेट करना एसडीएस पेज का, लेकिन किसके बेसिस पे? मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। ठीक है, अह, उसके बाद आता बेटा, विच सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक separates cellular components according to sedimentation rate? कौन सी कहते हैं ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जो अलग अलग सेल के कंपोनेंट्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म हो गया उसका जो भी है, लिपिड प्रोटीन्स हो गए, इनको सेपरेट करती है सेडिमेंटेशन रेट के बेस के ऊपर? अगर आपको याद हो तो एक डेंसिटी वाली सेंट्रीफ्यूगेशन थी, वो डेंसिटी के बेस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे। लेकिन जो सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर डिपेंड करेगी वो होगी बी, डिफरेंशियल। पहले तो था पेपर जेल मैग्नेटिक या डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल जो बी ऑप्शन है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, वो करती है सेडिमेंटेशन रेट के डिफरेंस के ऊपर सेपरेट करती है सेलुलर कंपोनेंट्स को। कैसी कैसी ऑर्गेनेलिस? जैसे कि न्यूक्लियाई हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इनको किसके बेस के ऊपर? सेडिमेंटेशन रेट के बेस के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे वर्क करती है ये डिफरेंशियल। तो ये सबसे पहले क्या करेगी? सैंपल को स्पन करेगी अच्छे से, मतलब हिलाएगी अच्छे से। ठीक है, हायर स्पीड्स के ऊपर ये क्या करती है? स्पन करती है। सेंट्रीफ्यूगल ओवरसीज तो सर्कुलर गोल 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 घुमाएगी बड़े ही हाई रेट के ऊपर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, एक तो लॉन्गर टाइम और एक हाई स्पीड, दोनों हाई रेट पे हाई स्पीड पे लंबे वक्त के लिए स्पन करती है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो लार्जर और डेंसर, लार्जर और डेंसर हैं पार्टिकल्स, वो फास्ट सेडिमेंट कर जाते हैं नीचे, मतलब बॉटम पे फास्ट। ठीक है बेटा, और क्या बना देते हैं? पैलेट्स बना देते हैं। पैलेट लो एट लोअर, वो क्या बना देंगे? पैलेट्स बना देंगे लो स्पीड के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें, इतना पहले क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं कि
डिफरेंशियल में क्या होगा, लार्जर डेंसर जो है वो ज्यादा तेजी से सेडिमेंट कर जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे पैलेट्स बना के नीचे। ठीक है बेटा। और लेकिन जो स्मॉलर है और जो लेस डेंस है, वो क्या रहेंगे सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट मतलब वही जो लिक्विड पार्ट अभी चल रहा है जिसमें उनको स्पन कर रहे हैं, वो उसी में ही रहेंगे। इतना जल्दी वो सेटल नहीं करेंगे, सेडिमेंट नहीं करेंगे जब तक उनको बड़ी हाई स्पीड पे भी ना। तो कंडीशन क्या होती है, हम स्पन तो करते हैं लार्जर वाले तो इवन लोअर स्पीड पे भी ना, लोअर स्पीड पे भी जैसे उनको स्पन किया भी उन इतनी स्पीड नहीं आई कि स्मॉल वाले कर पाए। इन्होंने पहले उसमें भी पैलेट बना के सेडिमेंट कर देना है। ठीक है। लेकिन जो स्मॉलर वाले हैं वो तब तक नहीं करेंगे जब उन्हें हायर, इससे हायर स्पीड नहीं मिलेगी तब तक। ठीक है। सो ये था हमारा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फोटोमीटर मेयर्स, क्या मेयर करता है ये? लाइट की एब्जॉर्बेंस, ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन बी। सेल साइज भी नहीं, डीएनए का सीक्वेंस भी नहीं, टेम्परेचर भी नहीं। ठीक है। अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ऑब्वियसली बेटा, अगर ये नहीं भी पता होता तो इनमें से राइबोसोम ऑर्गेनेली है तो ये भी एक तरह का वो होता है बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड। ये भी नहीं, ये भी नहीं, प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो वेक्टर है एज ए, किसके लिए, एज ए वेक्टर, ताकि हम जो इंसर्ट कर सकें इसमें जो अपना डिजायर्ड जो फॉरेन डीएनए है जिसको हम चाहते हैं उसको इसमें इंसर्ट कर पाए। ठीक है बेटा। सो दिस वॉज इट, होप सो यू हैव एंजॉय टूडेज क्लास। इस क्लास में हमने अराउंड 35 क्वेश्चंस जो हैं आज डिस्कस किए हैं आपको, किसके रिलेटेड, मैथड्स ऑफ बायोलॉजी के रिलेटेड, जिसमें हमने अलग अलग टेक्निक्स को, माइक्रोस्कोप्स को, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। कल भी जो है हम इसी के रिलेटेड थोड़े अब हम मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास स्टूडेंट्स।